हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से पीपीटी के थ्रू पावर शेयरिंग चैप्टर को फुल वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है क्लास 10 सोशल साइंस का, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट के लिए रिविजन जैसे, और अगर आप इसको पहली बार भी पढ़ रहे हो तभी आपको बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो में आप समझोगे कि पावर शेयरिंग है क्या, अगर वो है भी तो क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पॉर्टेंट भी है तो हम उसको किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी स्थिति कुछ ये होने वाली है, आई एम श्योर, बस मेरे कहने पर आप ये वीडियो पूरा देख लो, आपको अच्छे से ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर समझेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर हम समझते हैं दो केस स्टडीज़ के साथ, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज़ का हम केस स्टडी देखते हैं कि किस तरीके से इनमें दो कम्युनिटीज़ होते हैं और उन दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं और उसके बाद दोनों किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम बेल्जियम का देखते हैं कि जो बेल्जियम है इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक कंपोजिशन कुछ नहीं, उस कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है। तो उसमें अगर हम देखें तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, मतलब हमारे इंडिया का हरियाणा स्टेट है ना, उसके बराबर होता है बेल्जियम। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटू सा कंट्री है, बट इसमें भी वेरिएशंस बहुत सारे है ना। सो इसमें अगर आप देखोगे तो 59% जो है पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। यानी कि अगर आप देखोगे तो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन क्या है, मेजॉरिटी में है। कितना है 59%। एंड अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो ये फ्रेंच है एक तरीके से इससे तो कम है डच से, जो कि है 40%। अब बाकी का 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें भी वेरिएशंस है, बट यहाँ पे अदला बदली कब हो जाती है, ब्रसल्स में, जो कि इसका कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% पीपल जो है फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और 20% डच। जहाँ पे डच ओवरऑल कंट्री में, ये क्या है, ये ओवरऑल का सिचुएशन है। जहाँ पे डच ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में था, यहाँ पे आ गया माइनॉरिटी में, कैपिटल सिटी में अलग है, ठीक है। तो इतने सारे वेरिएशंस के बाद, इतने सारे वेरिएशंस के साथ लोग कैसे रह रहे हैं वो चीज़ हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका की, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देखते हैं। जिस तरीके से डच बेल्जियम में वेरिएशंस थी, उस तरीके से श्रीलंका में भी वेरिएशंस जो है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स में हैं ये डिवाइडेड। जैसे कि बेल्जियम में आपके फ्रेंच और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उसी तरीके से यहाँ पे सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे 74% जो है सिन्हाला स्पीकर्स है और 18% तमिल स्पीकर्स है, ठीक है। एक तरीके से क्लियर मेजॉरिटी में कौन है, क्लियर मेजॉरिटी में ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और ये जो तमिल स्पीकर्स है, ये जो 18% है, इसमें भी डिविजन्स है। तमिल स्पीकर्स में हैं नेटिव तमिल्स, जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, मतलब उनका बॉर्न ही वहीं पे हुए, वो लोग पैदा ही वहाँ पे हुए हैं। और इंडियन तमिल्स कौन है, जो इंडिया से गए हैं वहाँ पे, मतलब उनके फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड में वहाँ पे चले गए होंगे, तो तब से वो श्रीलंका में बसे, बट वो उनकी नेटिव क्या है, उनकी नेटिव है इंडिया, तो वो लोग इंडियन तमिल से ही कहलाए जाएंगे। अब और बाकी 7 to 8% जो है क्रिश्चियंस है, जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों में कॉमन है। द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। ये देखो, जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में, अगर आप देख सकते हो 74% है इसका टोटल, तो ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में, तो ये कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब ये अपना विल इम्पोज करती है या फिर सबको इक्वल राइट्स देती है, वो तो हम आगे देखेंगे। सो लेट्स सी मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। यहाँ पे एक गुस्से वाला इमोजी है, तो आपको समझ ही आ रहा होगा ये मेजॉरिटिज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको नॉर्मली क्लास में भी आप देखोगे कि एक मेजॉरिटी पीपल जो है बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, और जो दूसरे शांत बच्चे माइनॉरिटी में बहुत कम बच्चे जो है अलग रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेजॉरिटिज्म बिल्कुल भी कहीं पे भी अच्छा नहीं है। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब सबसे पहली बात इन्होंने क्या कर दी, जो गवर्नमेंट है वहाँ का, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पूरी डोमिनेंस किसकी है, सिन्हाला स्पीकिंग लीडर्स की, ठीक है ना। अब पूरे गवर्नमेंट में तमिल स्पीकिंग लीडर्स है ही नहीं, तो कौन सोचेगा तमिल्स के बारे में, है ना। तो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है। वहाँ पे सिन्हाला सुप्रीमेसी लाने के लिए ये जो गवर्नमेंट है बहुत सारे मेजर्स उन्होंने लाए। उसमें से एक है 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास करवाया, जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि सिन्हाला को ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा, और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब तमिल कोई बोले ही ना, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को उन्होंने
वैल्यू दिया, उनको उनके प्रति वो लोग सेंसिटिव थे. द गवर्नमेंट्स followed preferential policies that favored Sinhala applicants for universities, positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब देखो ये जो सिन्हालास है ना, इन्होंने और एक कदम आगे बढ़ाया. ये तो फर्स्ट उन्होंने बहुत बुरी बात की. सबसे पहली बात तो ये है, पहली बात उन्होंने डोमिनेंस ला दिया. ठीक है ना, उन्होंने जब डोमिनेंस ला दिया ये तो सबसे बड़ी गलती थी. और उसके बाद उन्होंने ये तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. उसके साथ यूनिवर्सिटीज़, पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स, कहाँ पे भी प्रेफरेंस किसको दिया जाता था? प्रेफरेंस सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को, तमिल को कोई प्रेफरेंस नहीं था. तो ग्रेजुअली दिस इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. ऑफ कोर्स जब आप उनको कोई भी राइट्स नहीं दे रहे हो, कहीं से भी उनके लैंग्वेज को कोई राइट दे रहे हो, उनको कोई राइट दे रहे हो, तो फिर उनको एलिनेटेड फील होगा. एलिनेशन यानी कि एक तरीके से उनको ऐसे लगेगा कि हम इस कंट्री के पार्ट नहीं है, हमको अलग कर दिया जा रहा है. ठीक है ना. सो अब हम देखें आगे, तो ऐसे मेजॉरिटिज्म हुआ तो क्या वो चुप रहेंगे? ठीक है, हो सकता है थोड़े दिन वो लोग चुप रहे, 1 दिन 2 दिन, बट कभी ना कभी वो तो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे. सो they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their result. The relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. है ना, यही होना था, क्योंकि जो सिन्हाला लीडर्स थे, जो पावर में थे, वो लोग तमिल्स के बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं रखते थे, उनके बातों को कोई भाव नहीं देते थे. तो ऑफ कोर्स उनके बीच का जो रिलेशन है वो खराब होगा कि अच्छा होगा? खराब हो जाएगा. श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. अब इन्होंने डिमांड्स करना शुरू कर दिया. उनका पहला डिमांड क्या था कि हमको भी एजुकेशन में, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दो और हमारे तमिल लैंग्वेज को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो. ठीक है. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड. बिगेस्ट ब्लंडर, ये रिपीटेडली डिनाई कर दिया सिन्हालास ने. अगर वो यहाँ पे डिनाई नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिविल वॉर जैसा कुछ होता नहीं. ठीक है ना. सो बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ilam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. अब वो लोग क्या करने लगे? पहला डिमांड इनका ये था. अब उन्होंने बोला कि जब आप हमारे लैंग्वेज को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो ऐसा करो, हमको अलग कर दो. मतलब हम दूसरे स्टेट में, हम सारे तमिल्स लोग आराम से इंडिपेंडेंटली जिएंगे, तो हमको वैसा कोई स्टेट दे दो. ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में. इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया. ठीक है, क्योंकि ये 2 डिमांड से उन्होंने डिनाई कर दी. अब क्या हुआ? डिनाई कर दिए तो वो लोग लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे. तो द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. तो सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर मतलब जब 2 मेजर कम्युनिटीज आपस में लड़ते हैं किसी कंट्री में, तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. इट एंडेड इन 2009. ठीक है. इससे क्या हुआ कि जो सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से दोनों ही साइड से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई. ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. पहले लाइफ लॉस हुआ और उसके बाद प्रॉपर्टी लॉस, और श्रीलंका के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह के ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, कोई वॉर होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है ना. तो इससे अच्छा था कि वो लोग आराम से सॉर्ट आउट कर लेते, इन डिमांड्स को मान लेते. ठीक है, और उनको इक्वल प्रोपोर्शन में सारे जो राइट्स है वो ग्रांट कर देते. तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो अब बेल्जियम में भी तो डिफरेंसेस थे, बेल्जियम में भी तो अलग अलग पॉपुलेशन थी. उन्होंने कैसे इसके साथ हैंडल किया वो देखते हैं अब हम. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो बेल्जियम में द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. अब इन्होंने सिन्हाला लीडर जैसे नहीं किया. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. उनको पता था कि यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस है और कल्चरल डाइवर्सिटीज है. बिना बोले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया. किसके लिए? कि सारे लोग अच्छे से एक कंट्री के अंदर रह पाए. ठीक है ना. अगर सबको इक्वल राइट्स होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सारे लोग शांति से आराम से एक ही कंट्री में रह लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा किया कि हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट एज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इट इज़ वेरी इनोवेटिव. अब ये इनोवेटिव कैसा है और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट्स रखे, अब वो आगे हम देखते हैं. सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल. अब बेल्जियन मॉडल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. ठीक है, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि जो गवर्नमेंट है, तो आपको अगर याद होगा तो सिन्हालास में कैसे था कि वो श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाला लीडर्स ही थे गवर्नमेंट में, जिस वजह से वो लोग जो भी चॉइस लेते थे, जो भी डिसीजन लेते थे, वो लोग उनके अकॉर्डिंग ही लेते थे. तो इन्होंने ऐसा यहाँ पे होने नहीं दिया. उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है इक्वल होंगे नंबर में.
मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि उन्होंने अब ऐसे जैसे हमारे कंट्रीज में फेडरलिज्म जैसा होता है ना, तो वैसा भी इन्होंने डाल दिया यहाँ पे। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद हो, जब हमने इसका वो पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन, तो वहाँ पे ब्रसेल्स में अलग कहानी थी। वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में था, तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन को मेजॉरिटी में नहीं रखना, सबको इक्वल करना, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। Now, apart from central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belong to one language, Dutch, French, and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational, language related issue. यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे एक थर्ड गवर्नमेंट था जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पे मेजरली देखें तो डच और फ्रेंच था, उसके साथ साथ 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी। तो उस कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस कम्युनिटी के अंदर, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसको सॉल्व करती है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने पढ़ लिया है दोनों रीज़न, मतलब दोनों केस स्टडीज़ को, जिसमें हमने बेल्जियम का देखा और श्रीलंका का देखा। तो बेल्जियम ने अच्छे से पावर को शेयर किया और शांति से आराम से रहने लगे, बट श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका में जो सिन्हाला लीडर्स हैं वो ऐसा करते तो ऐसा कुछ उनके अंदर सिविल वॉर जैसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। इससे भी आपको समझ लग गया होगा कि पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब ये जो सोशल ग्रुप्स हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कब नहीं होंगे, जब सबके अंदर इक्वली पावर बांटी होती है। ठीक है ना, पावर जब इक्वली बांटी होती है तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ही हम ट्रेडिशनल रीज़न कहते हैं, यानी कि इसमें ट्रेडिशनल रीज़न मतलब यही होता है कि जिसमें हम कोई अच्छी चीज़ की बात करें। और मॉरल रीज़न क्या है, मॉरल रीज़न में पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। ठीक है, अब ये मॉरल रीज़न होता कुछ नहीं है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही पावर शेयरिंग है। क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग, मतलब ऐसी कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेसी कह रही है, अगर वो पावर शेयर नहीं कर रही है तो दैट्स नॉट राइट, है ना। जैसे कि हमने पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जो हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती, उसको डेमोक्रेटिक होने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थे। अगर आपको नहीं याद हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ही था वो, वाई डेमोक्रेसी वॉट डेमोक्रेसी वाला। सो अब उसमें भी हमने देखा था कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसमें पावर शेयरिंग भी एक चीज़ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम इतना लिख सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर, अगर और भी बड़ा है तो थोड़ा बहुत बुक से आप लेके लिख सकते हैं। अब हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं होने देता है, और नेक्स्ट है वो एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही पावर शेयरिंग है। तो ये हमने देख लिया। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको ना हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब इक्वली पावरफुल होते हैं। ठीक है, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power, क्योंकि ये एक दूसरे पे भी चेक करते हैं, मतलब एक दूसरे को अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि कोई ज़्यादा पावर तो यूज़ नहीं कर रहा, अनलिमिटेड पावर नहीं यूज़ कर रहा। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो सभी के अंदर जो पावर है वो बैलेंस्ड रहती है, तो इसलिए हम इसको चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ही कहते हैं। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये कि चेक्स एंड बैलेंसेस किस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कहते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टल यानी कि हम लोग इनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे भी ना, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना इस तरीके से फ्लो चार्ट में, यहाँ पे लेजिस्लेटिव, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जुडिशरी, कुछ इस तरीके से लिखना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये वर्टिकल पावर शेयरिंग होगा। देखो कैसे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल, जैसे कि in India we refer to it as central और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना। और हाँ, मैं और एक चीज़ बता दूंगी कि ये जो काइंड ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरल डिवीजन कहते हैं, ये हर जगह नहीं होती, हर कंट्री में लागू नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन वर्टिकल डिविजन।
ये एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया कि पूरे देश का एक गवर्नमेंट होगा, फिर हर देश का अपना हर स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होगा, फिर लोकल में भी पंचायत लेवल का गवर्नमेंट भी तो होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो ऐसे करके पावर इतने बड़े कंट्री से छोटे से गांव तक भी शेयर हुई है। ठीक है, नाउ पावर मे बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सोशल ग्रुप्स में अगर आप देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल से नहीं समझा तो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अगर याद होगा तो हमने क्लास 9 में भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको गवर्नमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये लोग माइनॉरिटी में रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है उनको आगे लाने की कोशिश में ऐसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, मतलब हुआ था और आज भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अच्छी बात नहीं है, ये इनइक्वालिटी जनरेट कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इक्वालिटी। बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने तो इसको इसलिए बनाया था ताकि पीछे जो लोग रहे हैं वो आगे आ सके, मतलब हर जगह वो रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, वरना इनको ऐसे लगेगा कि हम तो एलिनेटेड है, हम तो अलग ही है, हमको कहीं पे कोई भी पावर नहीं दी जा रही। ठीक है ना, सो इसीलिए इनको पावर में डालते हैं। अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या है, हमारे बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे हमारे हो गए पॉलिटिकल पार्टीज। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स यानी कि जो ग्रुप्स जो है किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते हैं एक तरीके से, तो वो हो गए प्रेशर ग्रुप्स, एंड वो जो चीज़ करते हैं उन्हीं को हम मूवमेंट्स कहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कॉन्टेंडर्स फॉर पावर। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अगर आप देखोगे तो 5 ईयर्स के बाद हर बार पावर चेंज हो जाती है। ठीक है ना, पावर क्या होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं रहती है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि पावर एक ही हाथ में नहीं रही है, एक ही पार्टी के पास नहीं रह रही है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सारे मूवमेंट्स के अंदर चेंज होती रह रही है। ठीक है, इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्जाम्पल, दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट। जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई जाती है एंड वो लोग अपने पावर को शेयर करते हैं। ठीक है ना, ये अगर नहीं समझा तो और एक बार मैं बता देती हूँ। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा स्पीड बोलना शुरू कर दी थी। सो जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होता है, एक बार इलेक्शंस होते हैं और फिर वो पावर जो है शिफ्ट होकर शेयर हो जाता है। सो उसी तरीके से प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, इन सबके अंदर पावर जो है शेयर हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी जो है हर बार रूल कर रही है। अगर ऐसा हर बार वो रूल करती रहेगी तो पावर एक ही हाथ में रहेगा, तो थस वो शेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको पूछे कोई कि क्या है वो क्वेश्चन में, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ये बिल्कुल ये नोट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाए गए, कुछ कोई भी पॉइंट मैंने अपने से नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें आप देख सकते हो कि अगर 5 मार्क्स के में कोई क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंने पॉइंट्स डाले हैं। सो इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। सो आई होप आप इस स्थिति में हो, आपको समझा होगा पूरा चैप्टर। और अगर नहीं समझा थोड़ा भी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक योर केयर एंड बाय बाय। और थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।